मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्या मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है। सेंसेक्स अराउंड 50,000 पे चल रहा है, तो क्या ये ओवर वैल्यूड मार्केट है? मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसको जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोरोना में क्या हुआ था और मार्केट इतना तेजी से क्यों दौड़ा। जबकि इकोनॉमिक्स बुरा कर रही थी, सब हर जगह पैंडेमिक फैला हुआ था, फिर भी मार्केट ने इतना अच्छा रिटर्न क्यों दिया। अप्रैल में किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि सेंसेक्स अराउंड 27-28 हज़ार पे गिर के उसके बाद 50,000 तक पहुंचेगा। अप्रैल में बहुत लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे। बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स को बोल रहे थे कि मार्केट में से पैसा निकाल लो या आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। तो ऐसे में मार्केट ऑलरेडी जब लो पे था उस समय लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स निकाल दिए, अपनी होल्डिंग्स निकाल दी और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि लॉसेस में उन्होंने अपने होल्डिंग्स सारे बेच दिए। अगर उस टाइम पे आपने शेयर्स खरीदे होते ना तो आज आप बहुत अच्छे गेन पे बैठे होते, क्योंकि तब जिसने भी अपने शेयर्स अपनी होल्डिंग्स बेची आज वो रिग्रेट करते हैं क्योंकि 27-28 हज़ार से मार्केट 50,000 पे पहुंचा है। कितना अच्छा गेन लोगों को मिला होगा अगर तब किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो। और फिर ना अप्रैल में बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स इस मार्केट में एंटर हुए। बिजनेसेस बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, लोगों को पैसा चाहिए था, तो लोगों ने सोचा कि चलो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं। तो ऐसे में तब जिन्होंने भी एंटर किया होगा आज वो लोग अच्छे खासे गेन पे बैठे हैं और उन्होंने सिर्फ ग्रोथ ही देखी है। तो उन्हें लगता है कि उनको स्टॉक मार्केट आ चुका है, उनको सब कुछ इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से समझना आ गया है। लेकिन ऐसा भी सही नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक साल में सिर्फ अच्छा ग्रोथ का टाइम देखा। उन्हें नहीं पता कि बुरा टाइम कैसे आता है क्योंकि वो लोग न्यू इन्वेस्टर्स है, राइट। तो मार्केट क्यों इतना ऊपर गया अप्रैल मई से ऑलमोस्ट अभी तक मार्केट हमेशा ऊपर ही क्यों जाते आ रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक्स जबकि बुरा कर रही है फिर भी मार्केट क्यों ऊपर हुआ है, उसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या मार्केट अंडर वैल्यूड है। ये कैसे पता चलेगा? मैं आपको दो तरीके बताऊंगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। पहला तरीका बहुत आसान है कि अगर आपको हर कोई बोल रहा है ना कि चलो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसने इतना कमाया, फलाने ने इतना कमाया, मैंने भी मार्केट में इन्वेस्ट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो आप भी उसमें इन्वेस्ट कर लो। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, पैसा डालना और एक बहुत ही कम समय में तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है या अगर न्यूज़ में आर्टिकल्स में आप देख रहे हो कि सिर्फ इन्वेस्टर्स के नाम आ रहे हैं, इस इन्वेस्टर ने इतना % प्रॉफिट बुक किया है, उस इन्वेस्टर को इतना अच्छा गेन हुआ है, हर जगह, हर ब्लॉग्स पे, हर न्यूज़ पे, हर आर्टिकल्स में अगर आपको बुल मार्केट है, मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर गया है, मार्केट में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, ऐसी सारी अगर आपको न्यूज़ आ रही है ना तो समझो मार्केट ओवर वैल्यूड है। पहली चीज़ ये तो एक जनरल सेंस हो गया। सेकेंड हम थोड़ा टेक्निकल देखते हैं। तो सेकेंड चीज़ है पी रेशो। तो पी रेशो को इन डिटेल में हम नहीं समझेंगे, आप सिर्फ इतना जान लो कि पी रेशो एक मेट्रिक होता है जिससे आप वैल्यूएशन डिटरमाइन कर सकते हो। पी रेशो से आप ये पता कर सकते हो कि मार्केट या फॉर दैट मैटर स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अगर आपने निफ्टी 50 का पी रेशो देखोगे हिस्टोरिकली तो 15 से 25 के बीच निफ्टी 50 का पी रेशो होता है। तो अगर 25 से ऊपर है समझ लो मार्केट ओवर वैल्यूड है। 20 से नीचे 16-17 के आसपास अगर ट्रेड हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि मार्केट अंडर वैल्यूड है। सो 15 to 25 एक हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है निफ्टी 50 का पी रेशो, ठीक है। तो अगर आपने जनवरी 2020 कोरोना से पहले अगर आपने निफ्टी 50 का पी रेशो देखोगे तो अराउंड 29 था, तो दैट वाज एन ओवर वैल्यूड। लेकिन वही आप कोरोना के टाइम पे देखोगे ना, जब लॉकडाउन हुआ, ठीक है, उसके बाद जब मार्केट एकदम क्रैश हुआ था तो निफ्टी 50 का पी रेशो अराउंड 17 था, तब की जब मार्केट अंडर वैल्यू था। जैसे मैंने कहा कि 25 के ऊपर है तो मतलब मार्केट ओवर वैल्यूड है, अगर 16-17 के आसपास चल रहा है तो मार्केट अंडर वैल्यूड है। ये दूसरा तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अभी आप देखोगे ना निफ्टी 50 का पी रेशो तो वो अराउंड 40 चल रहा है, विच इज एन ओवर वैल्यूड मार्केट। अब अपन बात करते हैं कि जब इकोनॉमी खराब चल रही थी, हर जगह पैंडेमिक फैला हुआ था, सब कुछ खराब चल रहा था, सबको ऐसा लग रहा था कि बिजनेसेस डूब जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर भी मार्केट क्यों रुका नहीं? मार्केट ने क्यों इतनी बड़ी छलांग लगाई? इसको समझने के लिए ना आप ये समझिए कि FIIs जो होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो हमारा इंडियन मार्केट इन FIIs पे बहुत डिपेंडेंट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जो दूसरे देशों के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उनको हम FII बोलते हैं। तो ये जो FII
मार्केट्स जैसे यूएस, यूके हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वहाँ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या तो एमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया या जिसको डेवलपिंग कंट्रीज भी बोला जाता है, तो एमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया, वहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं अगर इक्विटी की बात करें तो। सो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, 8 to 9 ट्रिलियन डॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मनी प्रिंट किया गया था। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में बूस्ट लाना था। तो ऐसे में इतनी सारी जब अमाउंट की प्रिंटिंग हुई, इतना सारा जब पैसा प्रिंट हुआ, ये पैसा जाएगा कहाँ? ठीक है, इसका अगर मैं बहुत छोटा सा परसेंटेज भी पकड़ूं, वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ऐसे में ये जो सिस्टम में नया पैसा आया है, वो कहीं ना किसी ना किसी चैनल से इंडियन मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो ये पैसा हमारे मार्केट में इन्वेस्ट क्यों हो रहा था? क्योंकि उस कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए बाकी सारे देशों ने, जैसे यूएस की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट कट किए। तो ऐसे में उनके जो G-Sec थे, जो यूएस G-Sec थे, उसका यील्ड भी एकदम कम हो गया। तो 0.33% G-Sec का यील्ड चल रहा था। तो ऐसे में जो FIIs थे, उनको उस यील्ड में, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा। तो इस केस में उन्होंने अपना पैसा इक्विटी में डाइवर्ट किया। तो ऐसे में हमारे यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी पूरा क्रैश हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर FIIs को बहुत अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, क्योंकि पूरा मार्केट क्रैश हो रखा था। P17 चल रहा था, तो काफ़ी सारे स्टॉक सस्ते थे, तो उनको यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज दिखी। वैसे ही उनको और भी देशों के मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी दिखी, तो उन्होंने अपना G-Sec से पैसा निकाल के यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ, तो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया। तो ऐसे इसी वजह से FIIs का जब यहाँ पर पैसा आने लगा, तो इस वजह से मार्केट बूम हो गया, क्योंकि FIIs अपना सारा पैसा इधर डाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी। और अगर आज के डेट में आप यूएस की G-Sec की यील्ड देखोगे ना, तो वो ऑलमोस्ट 1.3% पे पहुंच गई है। अगर ये यील्ड आगे जाके 2% से क्रॉस करती है, हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स में करेक्शन देखने को मिले। अब ऐसा क्यों? और यूएस G-Sec सी क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को यूएस के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो काफ़ी सेफ लगते हैं। और यूएस के ही क्यों? क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, साइज वाइज अगर आप देखोगे पावरफुल इकोनॉमी है, तो उनको यूएस के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो ज़्यादा सेफ लगते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल भी सिक्योर रहेगा और थोड़ा बहुत जो रिटर्न मिल रहा है उससे वो लोग खुश रहते हैं, क्योंकि उनको वो ज़्यादा सेफ लगती है। सो ऐसे केस में वो लोग यहाँ से पैसा निकाल के यूएस G-Sec में पैसा डालेंगे। अगर G-Sec का अगर यील्ड आप देखोगे 2% अगर क्रॉस करता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग अपना पैसा G-Secs में डालेंगे। तो हमें यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में करेक्शन देखने को मिल सकता है। और यूएस G-Sec की जो यील्ड है वो क्यों बढ़ेगी, 2% तक क्यों जाएगी? देखो, जब भी न्यू पैसा प्रिंट होता है या जब भी सिस्टम में न्यू पैसा आता है, तो उस वजह से ना महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है। ओवरऑल मार्केट में, ओवरऑल इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है। उस वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से और पैसा ज़्यादा आने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई को कर्व करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से ना मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी आई है वो अपने आप चली जाती है, क्योंकि फिर अब लोग उसको इन्वेस्ट करने लगते हैं। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएंगे तो लोग खर्चा कम करके लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लोगों के हाथ में रिटर्न ज़्यादा आएगा। तो ऐसे केस में लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है मार्केट में। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सके। तो अगर इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, तो ऐसे केस में क्या होगा ना कि जो यूएस की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड है वो भी बढ़ेगी। तो हाल ही में अगर आप यील्ड देखोगे तो 1.30 यील्ड चल रही है। तो अगर ये यील्ड आगे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ये यील्ड हो सकता है कि 2-2.25% के आसपास चली जाए। सो ऐसे केस में हो सकता है कि लोग जो FIIs है वो यहाँ से या और भी एमर्जिंग मार्केट से या डेवलप मार्केट से, बेसिकली इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के उस यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालें। अच्छा, अगर आप S&P 500 का यील्ड देखोगे ना, तो वो अराउंड अभी 40 के PE रेशो पे चल रहा है। तो उसका अगर आप यील्ड देखोगे 2 to 2.5% के आसपास उसकी यील्ड चल रही है, ठीक है। और अभी यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड चल रही है अराउंड 1.3%। तो जब अभी भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर यील्ड चल रही है 1.3% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और S&P 500 का अगर आप यील्ड देखोगे तो अराउंड 2.5% के आसपास है। तो अभी भी अगर आप S&P 500 की यील्ड और यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड देखोगे तो S&P
ज़्यादा है। लेकिन जब यूएस की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड है वो 1.3 से अराउंड 2 to 2.5% के आसपास अगर आ गई ना, तो लोग जो FIIs है वो लोग अपना पैसा इक्विटी से निकाल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाल देंगे, मतलब यूएस की GSEC में डाल देंगे, क्योंकि अब यील्ड बराबर सी है। यहाँ पे भी मुझे 2.5% के आसपास यील्ड मिल रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी मुझे 2.5% के आसपास यील्ड मिल रही है। तो मैं इक्विटी मार्केट में अपना पैसा क्यों डालूँ जहाँ पे वो मार्केट वोलेटाइल है? तो मैं वहाँ पैसा क्यों डालूँ जबकि मुझे यील्ड दोनों में से बराबर सी मिल रही है। अगर GSEC की यील्ड अगर 2% के आसपास चली जाती है तो हमें इंडियन मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट में इसका करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये रीज़न है क्यों मार्केट इतना ओवरवैल्यूड है और क्यों मार्केट करेक्ट हो सकता है। तो मार्केट ओवरवैल्यूड क्यों है? क्योंकि FIIs का पैसा अभी भी इधर लगा हुआ है। मार्केट करेक्शन कब हो सकता है? अगर मैं सीरियस करेक्शन की बात करूं तो एक तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड है अगर वो बढ़ जाती है तो हो सकता है कि हमें करेक्शन देखने को मिले। सेकेंड ये कि महाराष्ट्र के जैसे यवतमाल की अगर मैं बात करूं या अमरावती की बात करूं तो वहाँ पे 1-2 दिन का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन अगर मैं मुंबई की बात करूं तो जैसे मुंबई के मेयर ने कहा है कि अगर लोगों ने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए तो हो सकता है कि वहाँ पे वो लोग लॉकडाउन डिक्लेयर करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फुल लॉकडाउन होगा, मुझे लगता है पार्शियल लॉकडाउन हो सकता है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं कि जैसे आप शाम को एक टाइम के बाद सुबह तक आप नहीं जा सकते तो वो पार्शियल लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन फुल लॉकडाउन मुझे नहीं लगता कि होगा। लेकिन अगर कुछ मैसिव इवेंट होता है, कुछ ग्लोबल इवेंट होता है तो यहाँ पर करेक्शन मैसिव हो सकते हैं। अदरवाइज जो GSEC का मैंने आपको बोला, US GSEC का जो मैंने आपको बोला, उसके वजह से कुछ परसेंटेज तक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर GSEC की यील्ड 2% के आसपास अगर चली जाती है तो हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब अपन बात करते हैं कि वी एज एन रिटेल इन्वेस्टर्स हमने क्या करना चाहिए। देखो, पहली चीज़ ये कि कभी भी मार्केट क्रैश में आपने अपने शेयर सेल नहीं करना चाहिए। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है, हमें एकदम डर लग जाता है जब एकदम से क्रैश होता है, तो हमें लगता है कि हम भी ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स इसको बेच के निकल लेते हैं, अगर आगे और लॉसेस होंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन आप ये सबसे बड़ी गलती आप ये करोगे कि क्रैश में आप अपने स्टॉक्स बेच रहे हो। मत बेचिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये जितना बोलना ईजी है उतना करना डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर पेशेंस रखते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने कोरोना के टाइम पे मार्च अप्रैल में अपने शेयर्स नहीं बेचे होते तो आज आप डबल या अच्छे खासे गेन में तो बैठे होते। सो फर्स्ट थिंग कि मार्केट क्रैश में कभी अपने शेयर्स मत बेचिए। सेकेंड चीज़, मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहिए। तो अगर आपको नहीं पता कि मार्केट अभी जैसे कि ओवरवैल्यूड है, कितना ऊपर और जाएगा आपको नहीं पता, तो मान लो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी बहुत ओवरवैल्यूड है, आपने अपने पूरे स्टॉक्स निकाल दिए और उसके बाद अगर मार्केट और ऊपर गया तो आप क्या करोगे? आप उस गेन का तो आपने लाभ उठाया ही नहीं। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसका आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे गया तो आप क्या करोगे? क्योंकि किसी को नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा और मार्केट कितना नीचे जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर गया, आप इन्वेस्टेड रहे तो उसका लाभ तो आप उठा लोगे, लेकिन अगर मार्केट नीचे गया तो ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपके पास पैसे होने चाहिए कि उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाइए। तो हमेशा अपने पास कुछ पैसे रखिए कि अगर मार्केट नीचे गया तो आपको आपके फेवरेट स्टॉक्स खरीदने का चांस मिलेगा। अच्छा, अब अगर मार्केट ओवरवैल्यूड है तो क्या आपने अपनी जो होल्डिंग्स है उसको बेच देनी चाहिए? देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ 4 रीज़न की वजह से ही अपना कोई शेयर बेचूंगी बढ़ते हुए मार्केट में। पहला, अगर मैंने कोई गलती की है, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास जो स्टॉक्स है आपने वो किसी के कहने पे या आपने जिस रीज़न की वजह से उसको खरीदा था, अब आपको लगता है कि वो रीज़न नहीं, आपकी गलती हो गई उसको उस स्टॉक को पढ़ने में, तो ये बहुत अच्छा मौका है। ओवरवैल्यूड जो मार्केट चल रहा है, ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। तो अगर आपने गलती की है और आपको लग रहा है कि नहीं अभी ये मेरी गलती हो गई है, मुझे ये शेयर से निकलना है, तो ओवरवैल्यूड मार्केट इज बेस्ट जहाँ पे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। पहली चीज़ ये। सेकेंड चीज़, ये जो आपने कंपनी खरीदी है, अब ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं है, या अब ये जो कंपनी के आपने स्टॉक्स खरीदे, अब वो कंपनी इतनी अच्छी नहीं रही है, तो ऐसे केस में अब आपको उस कंपनी पे विश्वास नहीं है या आपको स्टॉक पे विश्वास नहीं है, तो आप वो स्टॉक बेच लीजिए। थर्ड चीज़, आपको लगता है कि आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अगर मैं ये एक्स कंपनी को बेच दूँ, उसके स्टॉक्स बेच के मेरे पास एक वाई कंपनी है जो मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ से पैसा निकाल के मैं वहाँ पैसा डाल सकता हूँ। तो अगर ऐसा है कि आपके पास एक कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है तो ही आप अपने स्टॉक
स्टॉक्स बेच लिए। तो कोई कंपनी का आपके पास स्टॉक है, आपको लगता है कि वो कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो उसको जस्ट बिकॉज मार्केट ओवर वैल्यूड हुआ है तो उसको मत बेचिए। अगर आपको उस कंपनी पे विश्वास है कि आगे जाके वो बहुत अच्छा करेगी, तो जस्ट बिकॉज मार्केट ओवर वैल्यूड है और आप थोड़ा डर रहे हो, इसके वजह से आप उसको बेच के अपने इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे, तो ऐसा भी मत कीजिए, ठीक है। और अगर मार्केट क्रैश चल रहा है, ठीक है, अगर मैं इसका अपोजिट भी बताती हूँ, अगर मार्केट क्रैश हो रखा है और आपका जो स्टॉक है उसने बहुत अंडर परफॉर्मेंस दी है और आपको लगता है कि वो कंपनी अच्छी है, उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर भी उस क्रैश में मत बेचिए। आपको अगर उस कंपनी पे भरोसा है, आपको लगता है कि कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा करेगी, तो फिर मार्केट ओवर वैल्यूड हो या अंडर वैल्यूड हो, उसको मत बेचिए, क्योंकि आपको लगता है कि ये स्टॉक आगे जाके और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जब आगे जाके और अच्छा परफॉर्म करेगा और अच्छे रिटर्न्स देगा, तो ओवर वैल्यूड मार्केट में भी मत बेचिए और उसको अंडर वैल्यूड मार्केट में भी मत बेचिए। सेकेंड चीज़ ये कि अगर मार्केट ऊपर चल रहा है और आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उसको वैसे ही रखिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स जो है ओवर वैल्यूड मार्केट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो अगर मार्केट एकदम काफ़ी बड़ा हुआ है, जैसे अभी के केस में मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड है, तो ऐसे में जो नया इन्वेस्टमेंट है, जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स है, उसको आप रोक के रखिए। जब करेक्शन होगा वो पैसा जमा कीजिए, जब करेक्शन होगा तब आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उस अंडर वैल्यूड मार्केट में अपने फेवरेट स्टॉक्स लें। तो ओवर वैल्यूड मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑलरेडी उसको बने रखिए, ठीक है, उसको वैसे ही रखिए, लेकिन जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स है उसको अवॉइड कीजिए। सो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किए हों, तो आप मुझे ज़रूर इसका रिव्यू दीजिएगा, या आप मुझे वो पॉइंट्स जो मैंने मिस किए हैं उसको कमेंट्स में लिख के ज़रूर मुझे बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,